शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में करोड़ों की घड़ी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक नाम लिया, माधवी। ये नाम लेते ही उसकी आंखों के सामने बीते सालों की सारी तस्वीरें घूमने लगीं। फटे हुए कपड़े, धूल से भरा शरीर, कंधों पर सीमेंट की बोरियां और एक छोटा सा सपना, अपनी पत्नी को खुश रखने का। कभी यही आदमी इस शहर की सड़कों पर एक साधारण मजदूर था। उसके हाथों की लकीरों से ज्यादा गहरे घाव उसकी हथेलियों पर थे। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन उसे यकीन था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी आंखों में आंसू हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज हम देवांश की कहानी। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में सूरज बिल्कुल सर के ऊपर चमक कर आग उगल रहा था। आसपास की ऊंची ऊंची इमारत से टकराकर जो सूरज की चमक थी वो देवांश की आंखों में छुप रही थी, जो इस वक्त पूरी तरह से पसीने में लथपथ था। उसके माथे और बालों से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। वो काफी थकान महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी अपनी पीठ पर सीमेंट की भरी बोरियों के वजन को वो लगातार ढो रहा था, क्योंकि ये सिर्फ सीमेंट की बोरियां नहीं थीं, बल्कि उसकी खुशियों की चाबी थी, उसके सपनों का रास्ता था, जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। इनके सहारे ही वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। जैसे जैसे वो एक एक कदम उस झुलसती हुई जमीन पर बढ़ाता, वैसे वैसे उसकी हिम्मत और भी ज्यादा मजबूत होती और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता, जो उसकी हिम्मत और मेहनत को साफ बयान कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया है कि अब वो अंदर से बहुत मजबूत हो गया है, और इसीलिए उसने हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं। शाम को जब अपने छोटे से घर में वापस आया तो वो बुरी तरह से थक चुका था, पर जैसे ही उसकी नजर अपनी पत्नी के चेहरे पर पड़ी तो सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसकी पत्नी का नाम माधवी था, जो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। उसने अपनी खून पसीने की कमाई से कुछ पैसे बचाकर माधवी के लिए एक जोड़ी पायल ली थी, जो खूब चमक रही थी। उसे पता था कि माधवी को इन सब चीजों का बहुत शौक है, और इसीलिए वो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उसने बचपन से ही बहुत तंगी देखी है, ना जाने कितनी ही ख्वाहिशों को उसे मारना पड़ा, पर वो अपनी पत्नी को वो सब देना चाहता है जो उसे खुद कभी नहीं मिल पाया। वो एक झोपड़पट्टी में रहता है। यहाँ की गलियां, गंदे पानी की बदबू और घुटन भरी हवा अब उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब भी यहाँ से बड़े बड़े लोग अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर निकलते हैं तो वो अपनी नाक पर रूमाल रख लेते हैं और मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन देवांश को तो इस सब की आदत पड़ चुकी है, और इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी मेहनत और ईमानदारी में ही खुश है। उसका मानना है कि गरीबी में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, ये बस इंसान के हालात होते हैं जिन्हें उसे खुद से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, और अपने इन मजबूत हाथों पर भी, जिसे वो दिन रात मेहनत करके भारी सीमेंट की बोरियां उठाकर अपने घर का चूल्हा जला रहा था। पर उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। वो जब भी बाहर आती तो इस शहर की ऊंची ऊंची इमारत को हसरत भरी नजर से देखती, जहां देवांश और उसके जैसे ही ना जाने कितने मजदूर दिन रात मेहनत करके इन आलीशान इमारतों को खड़ा कर रहे थे। इन बिल्डिंग्स की चमकती हुई खिड़कियां, इनमें रहने वाले लोगों की आलीशान जिंदगी उसके मन में एक अजीब से खालीपन को भरती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, माधवी को लगने लगा था कि देवांश तो उसे ऐसी आलीशान जिंदगी कभी नहीं दे सकता, और अगर वो उसके साथ रही तो उसकी पूरी जिंदगी इन्हीं तंग गलियों और बदबू भरी बस्तियों में ही निकल जाएगी। जब भी देवांश उसके लिए कोई भी छोटी मोटी चीज लेकर आता तो वो बस ऊपरी मन से दिखावे के लिए मुस्कुराहट कर दिखाती, पर अंदर ही अंदर उसके मन में दूरियां बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी मांग इन छोटी मोटी चीजों से खुश होने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसे अपने पति की मेहनत की कदर नहीं थी, लेकिन उसे चिढ़न इस बात से थी कि इतनी मेहनत के बावजूद भी बदले में उसे वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो वो चाहती थी। मजदूरी के बीच में
जब दोपहर के खाने के लिए सारे मजदूर एक साथ बैठते तो देवांश अपने उन साथियों से भविष्य की कई तरह की बातें करता। वो सभी कोई ना कोई बड़ा सपना देखे बैठे थे। कोई कैसी जिंदगी जीना चाहता था तो कोई कैसी, किसी को बड़ा सा बंगला चाहिए तो किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां। लेकिन देवांश का सपना बस इतना था कि उसके पास एक साफ सुथरी जगह पर अपना छोटा सा घर हो, जहां वो और उसकी पत्नी हमेशा खुश रहें। पर उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत ने तो कुछ और ही अपने में समेट रखा है। वो अपनी ही बनाई दुनिया, अपनी सोच, सादगी, ईमानदारी में इतना डूबा था कि अपने आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। देवांश के लिए तो ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि वो खुद था, सीधी सादी, जहां पर अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाले ठेकेदार और इंजीनियर अच्छे कपड़ों में आते थे और बहुत ही रौबदार आवाज में सबको ऑर्डर देते थे। देवांश हमेशा उन्हें इज्जत के साथ ही देखता था। उसे उनसे कभी भी कोई जलन नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने पढ़ाई की है और इसीलिए आज उनके पास ये मुकाम है। वो खुद को बस इस शहर की इमारत को खड़ा करने वाला एक छोटा सा मजदूर मानता था और उसकी यही सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर सच तो ये है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की इच्छाई का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन देवांश की समझ इस पेशे और ताकत के खेल से बहुत दूर थी। जब भी रात का खाना खाता तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा होता, जिसे सिर्फ बर्तनों की आवाज ही तोड़ती थी। वो अपनी थाली की रूखी सूखी रोटियां भी ऐसे खाता जैसे कि 56 भोग खा रहा हो। उस वक्त माधवी चुपचाप बैठी रहती और ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती। जब कभी माधवी देवांश के खुरदरे हाथों की तरफ देखती, जो कि उसकी मेहनत की वजह से फट चुके थे, तो उसको लगता कि उसकी पत्नी उसकी तकलीफ को महसूस कर रही है, जबकि असलियत तो ये थी कि वो उसकी गरीबी से परेशान हो चुकी थी और अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर देवांश काम करता था, वहां पर त्रिलोचन नाम का ठेकेदार था, जो बहुत ही चालाक था। वो जब भी उस साइट पर आता तो उसकी नज़र मजदूरों के काम पर नहीं, बल्कि और बहुत सी चीज़ों पर रहती थी। उसकी महंगी घड़ी, तेज खुशबूदार परफ्यूम और रौबदार अंदाज की वजह से वो बाकी सब से अलग था। देवांश उसे अपना मालिक समझकर हमेशा उसका सम्मान करता था, लेकिन वो अपनी मासूमियत की वजह से कभी भी त्रिलोचन की आंखों में छुपी मक्कारी को देख नहीं पाया। त्रिलोचन ने देख लिया था कि देवांश की पत्नी खूबसूरत है और उसकी आंखों में अमीर बनने की चमक भी है। इसीलिए उसने धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार डालने का प्लान बनाया और देवांश को इसकी भनक तक नहीं थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो पास के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण के सामने सिर जरूर झुकाता था। वो उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था कि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे। उसे पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत और उसकी भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाएगी। एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसने देखा कि माधवी ने अपना सबसे अच्छा सूट पहन रखा है। उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे आज कोई खास बात है क्या? माधवी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो देवांश ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो चमक प्यार की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदल देने की चाहत की थी। देवांश ने सोचा शायद वो भी दिवाली आने का इंतजार कर रही है। उसे कहाँ पता था कि यही रोशनी उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा लेकर आने वाली है। अगले दिन काम के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ऊपर से लोहे की भारी छड़ नीचे गिर गई। देवांश ने बिना अपनी जान की परवाह किए एक जवान मजदूर को धक्का देकर बचा लिया। उसकी बहादुरी की हर तरफ तारीफें होने लगीं। यहाँ तक कि हेड इंजीनियर ने भी उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन देवांश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे लगा उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसे विश्वास था कि भगवान ने उसे एक और मौका दिया है ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सके। उसकी सादगी और दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़े हो जाने की आदत ही उसे बाकी सब से अलग बनाती थी। उधर कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिस में त्रिलोचन ने माधवी को पहली बार तब देखा था जब वो देवांश के लिए दोपहर का खाना लेकर आई थी। माधवी की खूबसूरती देखते ही त्रिलोचन के मन में लालच जाग गया
और उसी वक्त उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वो उसे हासिल करके रहेगा। उसने छोटी छोटी चालें चलनी शुरू कर दी ताकि वो उसे अपनी तरफ खींच सके। त्रिलोचन ने धीरे धीरे माधवी को अमीरों वाली लाइफ के सपने दिखाने शुरू कर दिए थे। माधवी अपने ही मन से लड़ रही थी, क्योंकि एक तरफ उसका पति था जो उसके लिए दिन रात अपनी जान खपा रहा था, और दूसरी तरफ त्रिलोचन था जो उसे वो सारी चीजें देने का वादा कर रहा था जिनके बारे में उसने हमेशा सपने देखे थे। वो जानती थी कि उसके मन में जो चल रहा है वो गलत है, लेकिन गरीबी ने उसके इरादों को कमजोर कर दिया था। अब उसे लगने लगा था कि सिर्फ प्यार से ना तो पेट भरता है और ना ही जिंदगी चलती है। उसके दिमाग में अब वही महंगी साड़ियां और चमचमाते गहने घूमने लगे थे जिनका लालच त्रिलोचन ने उसे दिया था। उधर देवांश ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए रात की शिफ्ट भी पकड़ ली थी ताकि वो माधवी के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गैर मौजूदगी माधवी और त्रिलोचन को एक दूसरे के और करीब ला रही थी। वो रात को बुरी तरह थककर घर लौटता तो माधवी या तो सच में सो चुकी होती या फिर सोने का नाटक करती। देवांश को लगता था कि वो अपनी मेहनत से अपने आने वाले कल को बेहतर बना रहा है, लेकिन उसे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि जिस घर को उसने प्यार से बनाया था उसकी नींव अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही थी। दिवाली करीब आ रही थी और पूरा शहर रोशनी और खुशियों में डूबा हुआ था। बाजार दियों और रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहे थे और हर तरफ त्योहार का माहौल था। देवांश ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार वो माधवी को एक खूबसूरत रेशमी साड़ी गिफ्ट करेगा। उसने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर इतने पैसे जमा किए थे जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वो रोज उस साड़ी की दुकान के सामने से गुजरता और सोचता कि जब माधवी ये साड़ी पहनेगी तो कितनी खुश होगी। उसे पूरा भरोसा था कि ये दिवाली उनकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आएगी। दूसरी तरफ त्रिलोचन ने देवांश को ज्यादा पैसे और बोनस का लालच देकर 2 दिन के लिए शहर से बाहर भेजने का प्लान बना लिया। उसने बड़ी चालाकी से कहा कि अगर वो दूर वाली साइट पर 2 दिन काम कर देगा तो उसे अच्छा खासा बोनस मिलेगा। देवांश बिना कुछ सोचे तुरंत मान गया, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, इसलिए 2 दिन की दूरी उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी। त्रिलोचन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि देवांश की यही सादगी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। जाने से पहले देवांश ने प्यार से माधवी को गले लगाया और कहा कि वो फिक्र ना करे, अपना ख्याल रखे, वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये सुनकर माधवी उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाई। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। देवांश को लगा कि शायद वो उसके जाने से उदास है, इसलिए उसने उसे प्यार से समझाया और कुछ पैसे देकर कहा कि अपनी जरूरत का सामान ले लेना। जैसे ही देवांश अपनी छोटी सी पोटली लेकर घर से निकला, वैसे ही माधवी की आंख से एक आंसू निकल पड़ा, लेकिन वो पछतावे का नहीं बल्कि डर का आंसू था, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या करने जा रही है। उधर दूर वाली साइट पर काम करना देवांश के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वहां ना तो रहने का कोई इंतजाम था और ना ही खाने पीने का, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की और पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। उसके दिमाग में बस वही रेशमी साड़ी घूम रही थी जो उसने माधवी के लिए पसंद की थी। वो हर पल माधवी को याद करता और भगवान से उसका ख्याल रखना ये ऐसी प्रार्थना करता। उसके साथ काम करने वाले मजदूर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि सच्चा प्यार इंसान को कितनी ताकत दे देता है। इधर त्रिलोचन अपनी महंगी कार लेकर माधवी के घर के पास पहुंचा और उसे अपनी आलीशान दुनिया दिखाने लगा। उसने उसे ऐसी साड़ी दिखाई जिसकी कीमत देवांश शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। उस चमक दमक को देखकर माधवी पूरी तरह से बहक गई। अब उसे अपनी गरीबी और भी ज्यादा बुरी लगने लगी। त्रिलोचन बार बार उसे यही यकीन दिलाता रहा कि देवांश उसे कभी वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। धीरे धीरे माधवी का मन पूरी तरह बदल गया और उसने वो फैसला कर लिया जिसे समाज कभी माफ नहीं करता। अब उसके अंदर बची हुई आखिरी ज़मीर की आवाज भी खामोश हो चुकी थी। उधर देवांश ने पूरी मेहनत और लगन से काम तय समय से पहले खत्म कर लिया, क्योंकि वो जल्दी घर लौटना चाहता था।
उसने मजदूरी के पैसे लिए और सीधा उसी दुकान पर पहुंच गया जहां वो रेशमी साड़ी देखता था। जब उसने वो साड़ी खरीदी तो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वो सारी थकान भूलकर तेजी से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त उसकी आंखों के सामने बस माधवी का खुशी से चमकता हुआ चेहरा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, उसने देखा कि वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि बाकी हर घर में दिवाली के दिए जल रहे थे। उसके अपने घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अचानक उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से घर के अंदर कदम रखा और माधवी को आवाज लगाई, माधवी, माधवी। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन माधवी की अलमारी पूरी खाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और पूरे शरीर में पसीना छूट गया। तभी उसकी नजर स्टूल पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उसे उठाते वक्त उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। उसमें लिखा था कि माधवी अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से बेहतर जिंदगी चुन ली है। ये पढ़ते ही देवांश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वो रेशमी साड़ी छूटकर नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। जिस प्यार और मेहनत से उसने अपना छोटा सा संसार बसाया था, वो एक पल में पूरी तरह बिखर चुका था। दिवाली की उस रात बाहर पूरा मुंबई रंग बिरंगी रोशनी और पटाखों से जगमगा रहा था, लेकिन देवांश के छोटे से कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। बाहर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन देवांश की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ में माधवी का छोड़ा हुआ वो छोटा सा कागज कांप रहा था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, वही उसे इस तरह अकेला छोड़कर चली जाएगी। फर्श पर पड़ी वो रेशमी साड़ी, जिसे खरीदने के लिए उसने महीनों तक एक एक पैसा बचाया था, अब उसे किसी कफन जैसी लग रही थी। उस साड़ी के सुनहरे धागे उसकी आंखों में चुभ रहे थे। देवांश ने उस साड़ी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अंधेरे कमरे में फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां बाहर चल रहे पटाखों के शोर में कहीं दबकर रह गईं। उसका टूटा हुआ दिल बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर उसने गरीबी के अलावा ऐसा कौन सा गुनाह किया था। कुछ ही वक्त में आसपास रहने वालों की दबी जुबान की बातें भी उसके कानों तक पहुंचने लगीं। जो लोग कल तक उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे, वही आज उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि एक मामूली मजदूर इतनी खूबसूरत और बड़े सपने देखने वाली बीवी को कैसे संभाल सकता था, तो कोई उसकी मर्दानगी पर ही सवाल उठाने लगा। समाज की ये कड़वी बातें धीरे धीरे जहर बनकर उसके खून में उतर रही थीं। अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस दुनिया में असली इज्जत सिर्फ पैसों वालों की होती है। देवांश ने उस रात अपनी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात काटी। उसने अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बालकनियों में अमीर लोग हजारों दिए जलाकर जश्न मना रहे थे। उन चमचमाती रोशनियों से उसे अब नफरत होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि ये रोशनी सिर्फ अमीरों की दुनिया के लिए होती है। गरीबों के हिस्से में तो बस वही पुराना अंधेरा आता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। माधवी की बेवफाई ने उसे ये कड़वा सच सिखा दिया था कि अगर जेब खाली हो तो किसी की भावनाएं, मेहनत और प्यार, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं होती। उसे त्रिलोचन की वो चालाक मुस्कान याद आने लगी जो वो मजदूरों को काम देते वक्त चेहरे पर रखता था। अब देवांश को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था कि आखिर क्यों त्रिलोचन उसे बार बार किसी न किसी बहाने शहर से बाहर भेज देता था। असल में वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे बड़ी चालाकी से रास्ते से हटा दिया गया था, ताकि त्रिलोचन अपनी दौलत दिखाकर माधवी को अपनी तरफ खींच सके। त्रिलोचन के पास वो सब कुछ था जो देवांश के पास कभी नहीं था। बेहिसाब पैसा, बड़ा रसूख और हर तरह की लग्जरी। देवांश को अपनी सादगी और लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत पर बहुत पछतावा होने लगा। अब उसे न भूख लगती न प्यास। उसके पेट में जो दर्द उठ रहा था वो खाने की कमी से नहीं, बल्कि उस टूटे हुए दिल और अंदर के दर्द से था जिसने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया था।
उसने दीवार पर टंगी भगवान की छोटी सी तस्वीर की तरफ देखा, जिसे उसने और माधवी ने शादी के पहले दिन मिलकर लगाया था। उसने भगवान से मन ही मन पूछा, क्या यही मेरे अच्छे कर्मों का फल है? क्या ईमानदारी का अंजाम हमेशा इतना दर्दनाक और बेइज्जती से भरा ही होता है? लेकिन उसके इन सवालों को कोई जवाब नहीं था। कमरे के कोने में पड़ी माधवी की पुरानी चप्पलें और उसका टूटा हुआ शीशा उसे पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। वो दिन जब दोनों बेहद गरीबी में भी छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया ढूंढ लेते थे। लेकिन अब वो सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। एक पल के लिए देवांश के मन में आया कि शायद माधवी ने गलत नहीं किया, क्योंकि वो उसे कभी वो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी वो चाहत रखती थी। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर बदले की आग इतनी तेज भड़क उठी कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उसके अंदर का सीधा सादा मजदूर अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक टूटा हुआ लेकिन गुस्से से भरा इंसान खड़ा था। उसे लगने लगा कि प्यार, त्याग और समर्पण जैसी बातें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। असली दुनिया बहुत बेरहम होती है। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वो और आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि रोना अब उसे कमजोरी लगने लगा था। अब उसे अपनी पूरी ताकत एक नई दिशा में लगानी थी। आधी रात के बाद जब पटाखों का शोर थोड़ा कम हुआ तो देवांश धीरे से अपने छोटे से घर से बाहर निकल आया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसे ना तो ठंड महसूस हो रही थी और ना ही किसी चीज का एहसास। उसने एक आखिरी बार उस तंग गली की तरफ देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पल बिताए थे। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वो इस गरीबी और बेइज्जती वाली जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। अगर लौटेगा तो जीत कर लौटेगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शराबी दिखा जो नाले के किनारे पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा था। देवांश कुछ देर उसे देखता रहा। उसने सोचा कि अगर आज उसने खुद को नहीं संभाला तो कल उसका हाल भी इसी आदमी जैसा हो जाएगा। ये बड़ा शहर कमजोर लोगों को कुचल देता है और सिर्फ मजबूत लोगों को ही इज्जत से जीने देता है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, बस यहाँ से निकलना जरूरी था। सड़कें अब लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। उसे त्रिलोचन की वो सारी बातें याद आ रही थीं जिनसे उसने हर बार उसकी बेइज्जती की थी। अब उस बेइज्जती का बदला लेना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि माधवी का उसे छोड़कर जाना सिर्फ उसका निजी नुकसान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से उसे दी गई एक खुली चुनौती थी। और अब वो इस चुनौती को हर हाल में स्वीकार करने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। स्टेशन के गंदे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो पहली आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए बचे थे जो साड़ी खरीदने के बाद बच गए थे, लेकिन अब उसका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने काले आसमान की तरफ देखा और भगवान को याद किया। उसने खुद से कहा कि आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है। आज वो अपने पुराने डरपोक और मजबूर रूप को हमेशा के लिए यहीं छोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी, अब उनमें सिर्फ एक मजबूत इरादा दिखाई दे रहा था। जैसे ही ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी, उसके अंदर भी जोश बढ़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि माधवी अब शायद त्रिलोचन की दौलत और ऐशो आराम में पूरी तरह से खो चुकी होगी। शायद उसे अब उसकी याद भी नहीं आती होगी। ये सोचते ही उसके सीने में ऐसी जलन उठी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। क्या प्यार सच में इतना सस्ता होता है कि थोड़े से पैसे और महंगे कपड़ों के लिए खत्म हो जाए? जब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर झांककर उस शहर की चमचमाती ऊंची इमारतों को पीछे छूटते हुए देखा। उसे लगा जैसे वो अपनी सबसे बड़ी हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उसे पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है और आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार उसे अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन उसका फायदा हमेशा दूसरे लोग उठाते रहे। अब उसे सिर्फ अपने लिए जीतना था।
वो एक एक करके उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने कभी उसका साथ दिया और जिन्होंने उसे धोखा दिया। उसे समझ आ गया कि इंसान वक्त और हालात के हिसाब से कितनी जल्दी रंग बदलता है। इसीलिए उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। वो अपने पुराने रिश्तों से खुद को आजाद कर देगा। अब उसका सबसे बड़ा साथी सिर्फ उसका आत्मविश्वास था। अगले कुछ घंटों में ट्रेन उसे एक ऐसी अनजान मंजिल की तरफ ले जा रही थी जो शायद उसकी नई जिंदगी का दरवाजा खोलने वाली थी। उसने अपनी जेब में रखे उन थोड़े से सिक्कों को कई बार हाथ से छूकर देखा। वही उसकी आखिरी बची हुई पूंजी थी। उसने मन ही मन सोचा कि इन्हीं मामूली से सिक्कों से एक दिन वो अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। उस वक्त देवांश की जो हालत थी, उसे देखकर उसकी ऐसी बातें शायद उस इंसान को पागलपन लगती, लेकिन देवांश के लिए यही उसकी नई सच्चाई थी। उसके दिल में बदले की जो आग जल रही थी, उसने भूख और थकान दोनों को खत्म कर दिया था। सुबह की पहली सुनहरी किरण जैसे ही खिड़की से अंदर आई, उसने देवांश के चेहरे को रोशन कर दिया। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी जो उसके अंदर की ताकत को दिखा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसने अपनी पुरानी कमजोरी और बेबसी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। अब वो पूरी ताकत के साथ इस बेरहम दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। उसे पूरा भरोसा था कि कर्म का हिसाब एक दिन जरूर होता है। ट्रेन के शोर के बीच उसने एक बार फिर अपनी पत्नी की मीठी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दिया। माधवी की यादें अब उसके लिए सिर्फ एक कड़वा सबक बनकर रह गई थी। उसने खुद से पक्का वादा किया कि वो इतना कामयाब बनेगा कि एक दिन माधवी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। उसे त्रिलोचन का वो घमंड भी मिट्टी में मिलाना था जिसने उसके छोटे से खुशहाल घर को बर्बाद कर दिया था। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी। सफर के दौरान पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उससे धीरे से पूछा कि बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? देवांश ने बस इतना कहा कि अपने सोए हुए नसीब को जगाने जा रहा हूं। उस बुजुर्ग ने उसकी आंखों में छिपा दर्द देखा और फिर कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि ये लड़का किसी आम सफर पर नहीं निकला है। देवांश को महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं। उसे लग रहा था कि अब वो सच में आजाद है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब वो सबसे बड़ा जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। देवांश भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से उसकी शून्य से शिखर तक की असली कहानी शुरू होने वाली थी। उसका बीता हुआ कल अब सिर्फ धूल भरे रास्ते जैसा रह गया था। आखिर में उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का दुख इंसान को या तो पूरी तरह से तोड़ देता है या फिर उसे पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। देवांश अब वही मजबूत पत्थर बन चुका था जिसे अब कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता था। उसने अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथों में ले ली थी और अब वो हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने टूटे फूटे मंदिर की सीढ़ियों पर देवांश अकेला बैठा था। हवा में धूप और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी जो उसके बेचैन मन को थोड़ा सा सुकून दे रही थी। उसने भगवान की बड़ी सी मूर्ति की तरफ देखा जिसकी आंखों में गजब का ठहराव था। फिर उसने अपने उन हाथों को देखा जिन पर सालों की मेहनत के गहरे निशान पड़े हुए थे। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसेगा। जिन हाथों से उसने दूसरों के महल बनाए थे, अब उन्हीं हाथों से अपनी किस्मत लिखेगा। मंदिर की घंटियों की आवाज उसे किसी युद्ध के शंखनाद जैसी लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जिस समाज ने उसे सिर्फ एक मजदूर समझकर ठुकरा दिया था, अब उसी समाज को वो अपनी असली कीमत दिखाएगा। उसने भगवान के चरणों को छूकर अपने माथे से लगा लिया। अब उसकी नई जिंदगी सच में शुरू हो चुकी थी। उसने अपने बैग से अपनी पुरानी फटी हुई कमीज निकाली और दूर फेंक दी, क्योंकि वो उसकी पुरानी पहचान का हिस्सा थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया सामने खड़ी थी। उसने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया और इस बार भारी कदमों से नहीं बल्कि
पूरे आत्मविश्वास के साथ वो बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब वो शांति भी थी और एक जबरदस्त आग भी। शहर के दूसरे कोने में एक नई बिल्डिंग का काम चल रहा था, जहां हर तरफ शोर और अफरा तफरी मची हुई थी। देवांश वहां पहुंचा और चुपचाप पूरा काम देखने लगा। उसने देखा कि मजदूर बिना किसी सही प्लान के पत्थर ढो रहे थे और ठेकेदार उन पर लगातार चिल्ला रहा था। देवांश ने एक नज़र में सब समझ लिया कि दिक्कत कहाँ है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सालों के अनुभव ने उसे वो नज़र दी थी जो किसी किताब से नहीं मिलती। उसने आगे बढ़कर खुद को साबित करने का एक छोटा सा मौका ढूंढना शुरू किया। उसने देखा कि नींव भरने का काम गलत तरीके से हो रहा था, जिससे पूरी बिल्डिंग का बैलेंस बिगड़ सकता था। उसने अपनी झिझक छोड़ दी और सीधे हेड इंजीनियर के पास जाकर सही तरीका समझाने लगा। पहले तो हेड इंजीनियर ने उसे डांट कर भगा देना चाहा, लेकिन जब देवांश ने पूरी टेक्निकल डिटेल के साथ अपनी बात समझाई तो फिर वो खुद भी चुप हो गया। देवांश ने खुद से कुदाल उठाई और मिट्टी को सही एंगल से काटना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड और काम करने का तरीका देखकर बाकी के मजदूर भी हैरान रह गए और चुपचाप उसे देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग सज्जन, जिनका नाम वीरेंद्र प्रताप था, अपनी सफेद कार से उतरे और दूर खड़े होकर देवांश का काम देखने लगे। वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे और अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देखा कि ये साधारण सा दिखने वाला लड़का सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके हर काम में कमाल की सटीकता और हुनर था। वीरेंद्र प्रताप को हमेशा ऐसे ही लोग चाहिए होते थे जो काम को सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि अपनी पूजा समझते हों। उन्होंने अपने असिस्टेंट से देवांश के बारे में पता लगाने को कहा। जब देवांश थोड़ी देर के लिए काम रोककर पानी पीने बैठा, तब वीरेंद्र प्रताप उसके पास आए और प्यार से उसका नाम पूछा। देवांश ने बड़े ही सम्मान से अपना परिचय दिया, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा आत्मसम्मान था जो किसी मजबूर इंसान में नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान में होता है। वीरेंद्र प्रताप ने उससे पूछा कि उसने इतना सब कहाँ से सीखा। देवांश ने बहुत शांति से जवाब दिया कि अनुभव ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। उसकी बातों में जो सच्चाई और गहराई थी, उसने उस बुजुर्ग बिजनेसमैन के दिल को छू लिया। उन्हें उसी पल महसूस हो गया कि इस लड़के में कुछ बहुत ही अलग और खास बात है। मिस्टर वीरेंद्र प्रताप ने उसे अपने ऑफिस आने के लिए बुलाया और कहा कि वो उसे अपनी टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। देवांश के लिए ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे हाँ नहीं की। उसने साफ कहा कि वो किसी की मेहरबानी पर काम नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। देवांश की ये बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप मुस्कुरा दिए। उन्होंने उससे कहा कि उसे वही मिलेगा जिसका वो सच में हकदार है। उसी दिन से देवांश की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अगले ही दिन से उसने वीरेंद्र प्रताप के साथ काम शुरू कर दिया। उसे साइट सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई। उसने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाना शुरू कर दिया। वो मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता और काम की क्वालिटी को पहले से कहीं बेहतर बना देता। हर सुबह सबसे पहले साइट पर वही पहुंचता और रात में सबसे आखिर में निकलता। इस दौरान उसने सिर्फ काम करना ही नहीं सीखा, बल्कि बिजनेस की छोटी से छोटी बात भी समझनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वीरेंद्र प्रताप उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे और उसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हर जरूरी दांव पेच सिखाने लगे। वक्त गुजरता गया और देवांश की मेहनत की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। बड़े बड़े ठेकेदार और बिल्डर भी उसका नाम लेने लगे। लोग कहते थे कि उसके हाथों में तो जादू है, क्योंकि वो किसी भी बिगड़े हुए प्रोजेक्ट को फिर से पटरी पर ला सकता था। उसकी मेहनत ने उसे पैसों से मजबूत जरूर बना दिया था, लेकिन उसने अपनी सादगी और अपने संस्कार कभी नहीं छोड़े। आज भी वो हर शनिवार वो उसी मंदिर में जाता था जहां उसने अपनी जिंदगी बदलने वाली कसम खाई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी असली ताकत उसके अंदर जल रही वो आग और भावना का आशीर्वाद है। अब उसके पास रहने के लिए एक साफ सुथरा छोटा सा कमरा था और पहनने के लिए जरूरत भर के कपड़े भी थे, लेकिन वो उन दिनों को कभी नहीं भूला जब उसने भूख और बेइज्जती दोनों झेली थी। अपनी पहली सैलरी का बड़ा हिस्सा उसने उन गरीब मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया जो उसी साइट पर काम करते थे। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं
बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से होती है। जब वीरेंद्र प्रताप ने उसकी ये सोच देखी तो वो उसकी समझदारी और इंसानियत के और भी ज्यादा कायल हो गए। एक शाम उन्होंने देवांश को अपने घर डिनर पर बुलाया और आराम से उसके बीते हुए वक्त के बारे में पूछा। देवांश ने बिना कुछ छिपाए माधवी के धोखे और त्रिलोचन की चालबाजी की पूरी कहानी बता दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अलग ही तरह का सुकून और मजबूत इरादा था, जिसे देखकर वीरेंद्र प्रताप भी हैरान रह गए। उन्होंने देवांश से कहा कि जो बीत गया उसे एक बुरे सपने की तरह पीछे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ा बदला यही होता है कि इंसान इतना कामयाब बन जाए कि उसके दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना कर सके। देवांश ने उनकी ये बात दिल से मान ली और पहले से भी ज्यादा मेहनत में जुट गया। अब उसने अपनी एक छोटी सी टीम भी तैयार करनी शुरू कर दी थी, जिसमें वही लोग शामिल थे जो मेहनती और ईमानदार थे। वो उन्हें सिर्फ काम ही नहीं सिखाता था, बल्कि इज्जत से जीना भी सिखाता था। धीरे धीरे उसका नाम और असर दोनों बढ़ने लगे। वीरेंद्र प्रताप ने उस पर पूरा भरोसा करते हुए उसे अपने कुछ अलग प्रोजेक्ट्स भी संभालने की जिम्मेदारी दे दी। देवांश के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा थी और वो हर हाल में इसमें सफल होना चाहता था। बिजनेस की दुनिया में कदम रखते ही उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं भ्रष्टाचार था तो कहीं नेताओं का दबाव। बहुत से लोग उसकी तरक्की देखकर जलने लगे और उसके रास्ते में रुकावटें डालने लगे और उसे खरीदने की कोशिश भी करने लगे। लेकिन देवांश ने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। वो अपने उसूलों पर डटा रहा, क्योंकि उसे पता था कि ईमानदारी का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन मंजिल हमेशा मजबूत होती है। उसने कभी वीरेंद्र प्रताप के नाम या अपनी मेहनत की साख पर आंच नहीं आने दी। साथ साथ देवांश ने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अगर बड़ा बनना है तो अनुभव के साथ साथ अच्छे ज्ञान की भी जरूरत है। एक बड़े प्रोजेक्ट की टेंडर मीटिंग के दौरान उसका सामना फिर से त्रिलोचन की कंपनी के लोगों से हुआ। त्रिलोचन उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अब देवांश पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो फटे पुराने कपड़ों वाला मजदूर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट यंग बिजनेसमैन बन चुका था। देवांश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी और अपनी टेक्निकल प्लानिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। आखिर में जब उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देवांश की टीम को मिला तो त्रिलोचन के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। देवांश ने मन ही मन अपनी इस छोटी सी जीत को महसूस किया। इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी कभी कभी उसका मन माधवी की यादों में उलझ जाता था। वो सोचता था कि क्या वो आज भी त्रिलोचन के साथ खुश होगी, या उसके साथ भी वही हुआ होगा जो उसके साथ हुआ था। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता और फिर से अपने काम में लग जाता। उसे अपनी इस कमजोरी को खत्म करना था, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के लिए काम कर रहा था जिनका घर उसके काम से चलता था। उसने अपनी सारी भावनाओं को दिल के कोने में दबा दिया, ताकि वो उसकी तरक्की के रास्ते में कभी रुकावट ना बने। इस बीच वीरेंद्र प्रताप की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। उन्होंने फैसला किया कि अब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी देवांश को सौंपने का वक्त आ गया है। इसके लिए एक ऑफिशियल फंक्शन रखा गया, जहां सबके सामने देवांश को कंपनी का नया सीईओ घोषित किया गया। उस दिन उसकी आंखों से सच में आंसू निकल आए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे यहाँ तक ले आएगी। उसने वीरेंद्र प्रताप के पैर छुए और वादा किया कि वो उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, बल्कि उसकी सालों की मेहनत और ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम था। कंपनी की कमान संभालते ही देवांश ने कई बड़े बदलाव किए। उसने टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल शुरू किया, मजदूरों के लिए इंश्योरेंस और हेल्थ फैसिलिटी शुरू करवाई, जिससे उनका काम पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने लगा। वो आज भी हर साइट पर खुद जाता था और छोटे से छोटे मजदूर से भी बात करता था। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे, क्योंकि वो उनकी परेशानियों को सच में समझता था। अब उसका बिजनेस सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे राज्यों तक फैलने लगा और उसका नाम एक मिसाल बन गया।
देवांश को अब समझ में आ चुका था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से नहीं आई है, बल्कि उन दुखों की वजह से भी आई जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया। अगर माधवी उसे छोड़कर नहीं गई होती तो शायद वो आज भी एक साधारण मजदूर ही होता। उसने धीरे धीरे अपने दिल की सारी कड़वाहट को अच्छी सोच में बदल दिया। अब उसे किसी से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे उन लोगों पर तरस आता था जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते भागते अपने ही लोगों को भूल जाते हैं। उसकी लाइफ अब एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी बन चुकी थी जिसे लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। उसने अपना बिजनेस इतना बड़ा लिया था कि अब उसका एक बड़ा सा ऑफिस था जहां से वो अपने सारे प्रोजेक्ट संभालता था। हर शाम वो ऑफिस की खिड़की से डूबते सूरज को देखता और अपने पुराने दिन याद करता। उसे आज भी अच्छी तरह से याद था कि कैसे उसने एक रात भूखे पेट सड़क किनारे गुजारी थी। वही दिन उसे हमेशा जमीन से जुड़ा रखते थे और कभी घमंड नहीं आने देते थे। अब उसके लिए इस पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा जरिया था जिससे वो लोगों की मदद कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। इसी बीच उसे पता चला कि त्रिलोचन की कंपनी कानूनी परेशानियों में फंस गई है और उसकी आर्थिक हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। ये खबर सुनकर देवांश के मन में ना खुशी आई और ना बदला लेने का कोई एहसास। उसने सिर्फ इतना सोचा कि कर्म अपना काम खुद कर रहा है और उसे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इस बारे में वीरेंद्र प्रताप से बात की तो उन्होंने हमेशा की तरह उसे धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी। अब देवांश पहले वाला सीधा साधा लड़का नहीं रहा था। वो वक्त के हर इशारे को समझने वाला एक समझदार खिलाड़ी बन चुका था। उसकी कहानी उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन गई जो गरीबी और धोखे का दर्द झेल रहे थे। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और इंसान सच्चाई के रास्ते पर डटा रहे तो किस्मत भी बदल जाती है। उसकी आंखों में अब हमेशा एक सुकून भरी चमक रहती थी जो उसके संघर्ष और जीत दोनों की गवाही देती थी। लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसने तय कर लिया था कि वो वीरेंद्र प्रताप की विरासत को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएगा। फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे सिर्फ किसी का उत्तराधिकारी कहें। वो अपनी अलग पहचान अपने दम पर बनाना चाहता था। उसने अपने पुराने फटे हुए जूतों को एक डिब्बे में संभाल कर रखा था ताकि वो कभी अपनी शुरुआत ना भूले। उसकी टेबल पर अब बड़ी बड़ी फाइलें और ब्लूप्रिंट फैले रहते थे जो उसके आने वाले सपनों की तस्वीर थे। तभी शहर के बीचों बीच बनने वाले एक बड़े सरकारी अस्पताल के लिए बहुत बड़ा टेंडर निकला। देवांश समझ गया कि ये उसकी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। उसने अपनी पूरी टीम से कहा कि दिन रात एक करके सबसे बेहतरीन टेक्निकल प्रपोजल तैयार करो। वो खुद साइट पर जाकर मिट्टी की जांच करता और स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए नए नए सुझाव देता। उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसे शहर के सबसे पुराने और ताकतवर ठेकेदारों से भिड़ना पड़ेगा। उन्हीं में से सबसे बड़ा नाम त्रिलोचन का था जो कभी उसका मालिक हुआ करता था। त्रिलोचन की हालत भले ही पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उसके पास अब भी भ्रष्ट अधिकारियों का साथ और पुरानी चालाकियां थीं। वो किसी भी कीमत पर देवांश को हराना चाहता था और उसे इस लाइन से बाहर करने की तैयारी कर चुका था। उसने देवांश के मजदूरों को भड़काने की कोशिश की और उसकी साइट पर सामान पहुंचने से भी रुकवाने लगा। लेकिन अब देवांश पहले वाला मासूम मजदूर नहीं था जिसे कोई भी डरा सके। उसने अपने ऑफिस की दीवारों पर सादगी और ईमानदारी की बातें लिखे पोस्टर लगा रखे थे जो उसे हर वक्त उसके उसूल याद दिलाते थे। वो जानता था कि त्रिलोचन जैसे लोग सिर्फ डर और लालच की भाषा समझते हैं। इसीलिए उसने अपने साथ ऐसे वकीलों और इंजीनियरों की टीम बनाई जो हर कदम पर कानूनी और तकनीकी रूप से पूरी तरह मजबूत थी। जब भी उसे गुस्सा आता तो उसे वही पुरानी साइट याद आती जहां उसका अपमान हुआ था। लेकिन अब उसका गुस्सा जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक ठंडी और सोच समझकर बनाई गई रणनीति बन चुका था जो उसके दुश्मनों पर भारी पड़ने वाली थी। टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख से ठीक 2 दिन पहले उसके गोदाम में अचानक से आग लग गई और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साफ समझ आ रहा था कि ये त्रिलोचन की कोई गंदी चाल थी। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उसकी पूरी टीम टूट चुकी थी और सबको लगने लगा था कि अब समय पर टेंडर जमा करना नामुमकिन है। लेकिन देवांश बिना घबराए शांत खड़ा जलते हुए मलबे को देखता रहा। उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि
पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादा दिखाई दे रहा था। उसने उसी रात अपनी पूरी टीम को बुलाया और नई प्लानिंग शुरू कर दी। उसने अपने संपर्कों की मदद से दूसरे राज्यों से तुरंत नया सामान मंगवाया और खुद पूरी रात जागकर टेंडर के सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से तैयार किए। उसकी मेहनत और भरोसे ने पूरी टीम में फिर से जान डाल दी। सबने तय कर लिया कि हार को जीत में बदल कर ही रहेंगे। अगली सुबह जब वो टेंडर ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि जीत का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। उसे देखकर त्रिलोचन के तो होश ही उड़ गए। टेंडर कमेटी के सामने जब देवांश ने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो वहां बैठे सभी लोग उसकी टेक्निकल समझ और समाज के लिए सोच देखकर हैरान रह गए। उसने सिर्फ अस्पताल बनाने की बात नहीं की बल्कि गरीब मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का भी पूरा प्लान रखा। उसकी बातों में वही सच्चाई थी जिसे सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता था जिसने खुद तकलीफें झेली हों। दूसरी तरफ त्रिलोचन की प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखावे और आंकड़ों तक सीमित नहीं थी, जिसमें इंसानियत और संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं थी। कमेटी के सभी सदस्यों को साफ महसूस हो गया कि देवांश का नजरिया सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि लोगों की सेवा भी है। जब आखिरकार रिजल्ट घोषित हुआ तो सबसे ऊपर देवांश इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस जीत थी जिसने उसे रातों रात शहर का उभरता हुआ स्टार बना दिया। त्रिलोचन का तो चेहरा ही उतर गया और वो बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप वहां से निकल गया। देवांश ने अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय भगवान और वीरेंद्र प्रताप को दिया, जिन्होंने उसे शून्य से उठाकर इस मुकाम तक पहुंचाया था। उस दिन उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ईमानदारी की नींव पर खड़ी इमारत को दुनिया की कोई ताकत आसानी से गिरा नहीं सकती। इस बड़ी जीत के बाद देवांश ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक के बाद एक कई बड़े और कामयाब प्रोजेक्ट पूरे किए। अपने बिजनेस में उसने हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा। इसीलिए इन्वेस्टर्स का भरोसा भी उस पर दिन पर दिन बढ़ता चला गया। अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा उसने मजदूरों की विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। वह हमेशा कहता था कि असली मालिक वही होता है जो अपने कर्मचारियों की आंखों में खुशी देख सके। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व एक ऐसे बड़े बरगद के पेड़ की तरह बन गया था जिसकी छांव में हर किसी को सुकून मिलता था। इतनी दौलत और इतनी शोहरत मिलने के बाद भी देवांश के दिल के किसी कोने में माधवी का पुराना चेहरा कभी कभी उभर ही आता था। वो सोचता था कि क्या उसे उसकी इस कामयाबी की खबर मिली होगी, और अगर मिली होगी तो वो अब उसके बारे में क्या सोचती होगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अब दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं और उनके बीच अब सिर्फ यादों का एक धुंधला सा रिश्ता बचा है। उसने अपने सारे जज्बात अपने काम में इस तरह मिला दिए थे कि वही उसके लिए आगे बढ़ने की ताकत बन गए। अब उसका जीवन अपने निजी दुखों से कहीं ऊपर उठकर एक बड़े मकसद की तरफ बढ़ चुका था। देवांश का मानना था कि बिल्डिंग बनाना सिर्फ ईंट और सीमेंट जोड़ने का काम नहीं होता, बल्कि लोगों के सपनों को सच करने की एक कला होती है। उसने अपने ऑफिस में ऐसा माहौल बनाया था जहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर कर्मचारी की राय की बराबर इज्जत की जाती थी। उसने नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मशीनों के साथ साथ पुराने भारतीय कारीगरों को भी अपने प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह से उसकी बनाई हुई इमारतों की एक अलग ही पहचान बन गई। अब उसकी सफलता सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे देश में लोग उसके काम की तारीफ करने लगे थे। बड़े बड़े नेता और मशहूर लोग अब उससे मिलने के लिए खुद समय मांगते थे। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो पहले जैसा ही सादा इंसान बना रहा। उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और अक्सर अपनी पुरानी बस्ती में जाकर लोगों की मदद करता था। वहां के लोग उसे अपना गर्व मानते थे और बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर उन्हें मेहनत करने की सीख देते थे। देवांश ने यह साबित कर दिया था कि किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसके चरित्र से होती है। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं, लेकिन उसने कभी अपनी थकान को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसे पता था कि हजारों परिवारों का भविष्य उसके फैसलों पर टिका हुआ है, इसीलिए वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता था। उसने अपने कारोबार में कभी भी भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी आर्थिक नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। यही ईमानदारी उसे बाकी कारोबारियों से अलग और भरोसेमंद बनाती थी। उसके लिए इज्जत और भरोसा पैसे से कई ज्यादा कीमती थे। एक दिन अकेले बैठे हुए देवांश ने अपनी डायरी में लिखा कि
कामयाबी का असली मजा तभी आता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। उसे महसूस हुआ कि माधवी का उसे छोड़कर जाना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसी दर्द ने उसे अपनी असली ताकत पहचानना सिखाया। उस दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया। जैसे कि कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर खूबसूरत मूर्ति बना देता है। अब वो पूरी तरह शांत और संतुलित इंसान बन चुका था। उसे ना तो अपनी जीत पर घमंड था और ना ही पुरानी हार का कोई डर। दूसरी तरफ त्रिलोचन की कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी और उसके लेनदार लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। देवांश को यह सब पता था, लेकिन उसने कभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी टीम को साफ कह दिया था कि त्रिलोचन के प्रोजेक्ट्स तभी लिए जाएंगे जब वे बिजनेस के हिसाब से सही होंगे, बदला लेने की भावना से नहीं। देवांश की इसी सोच ने बिजनेस की दुनिया में उसकी इज्जत और भी बढ़ा दी। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि माफ करके अपनी गरिमा बनाए रखने में होती है। अब देवांश न्यू प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जहां वो आधुनिक और किफायती घर बना रहा था। उसका सपना था कि हर मेहनत करने वाले मजदूर के पास अपना एक पक्का घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। उसने अपने हर प्रोजेक्ट में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा, जिसकी वजह से लोग उसे एक जिम्मेदार और दूर की सोच रखने वाला बिजनेसमैन के रूप में पहचानने लगे। उसकी सफलता की कहानी अब अखबारों की हेडलाइन बनने लगी थी और ये देखकर उसकी पुरानी बस्ती के लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता था। इतनी भागदौड़ के बीच भी देवांश ने अपने आध्यात्मिक जीवन को कभी नजरअंदाज नहीं किया। वो रोज ध्यान करता था और धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था, ताकि उसका मन हमेशा शांत और एकाग्र रहे। उसे समझ आ गया था कि बाहर की कामयाबी तब तक अधूरी है जब तक इंसान अंदर से शांत ना हो। उसके गुरु वीरेंद्र प्रताप हमेशा उसे यही समझाते थे कि बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिंदगी का असली रास्ता है। देवांश ने इस बात को अपने जीवन और अपने बिजनेस दोनों में पूरी तरह अपना लिया था। अब उसकी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर रही थी और इसके लिए वो लगातार विदेशी एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो चाहता था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय संस्कृति और हमारी वास्तुकला की खूबसूरती भी पूरी दुनिया तक पहुंचे। उसका आत्मविश्वास और उसकी दूर की सोच उसे धीरे धीरे एक ग्लोबल लीडर बना रही थी। एक साधारण मजदूर से लेकर एक दूरदर्शी बिजनेसमैन बनने तक का देवांश का सफर अब एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बन चुका था जिसे लोग सालों तक याद रखने वाले थे। इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करने के बाद भी कभी कभी रात की खामोशी में उसे खालीपन जरूर महसूस होता था, जो सिर्फ एक जीवन साथी की कमी की वजह से था। उसने कई बार सोचा कि क्या उसे दोबारा शादी करके नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसका दिल अभी भी किसी और को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। माधवी के दिए हुए घाव अब भर चुके थे, मगर उसके निशान आज भी उसके दिल में बाकी थे। उसने अपनी तन्हाई को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और अपना पूरा समय उन लोगों की मदद में लगाने लगा जिन्हें सच में उसकी जरूरत थी। समय के साथ देवांश समझ चुका था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। उसने अपने बीते कल को पीछे छोड़ दिया था और अब उसकी नजर सिर्फ आने वाले कल पर थी। आज उसके पास वो सब कुछ था जिसकी चाह हर इंसान करता है, लेकिन उसका दिल पहले जैसा ही सीधा, साफ और मदद करने वाला था। उसे महसूस होने लगा था कि किस्मत उसे किसी और बड़े मकसद की तरफ ले जा रही है और कर्म का चक्र अभी अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। एक दिन उसने अपनी खिड़की से दूर आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब मैं हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसका साम्राज्य सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं, बल्कि उसके पसीने, आंसुओं और कभी हार न मानने वाले हौसले से खड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी थी जिसने हर मुश्किल को हराकर अपनी अलग पहचान बनाई। अब देवांश कंस्ट्रक्शन का मुख्य ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। कांच की दीवारों से पूरा शहर दिखाई देता था, वही शहर जहां कभी वो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। वो अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठकर नीचे दौड़ती गाड़ियों और काम करते मजदूरों को देखता रहता। उसके मन में जरा भी घमंड नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि दौलत और शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती। उसका दिल आज भी अपनी पुरानी झोपड़ी और संघर्ष के दिनों को नहीं भूला था। वक्त इतनी तेजी से बदला कि अब देवांश सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि
कामयाबी की मिसाल बन चुका था। लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगला, नौकर चाकर और समाज में बड़ी इज्जत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अकेलापन भी था, जिसे वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देता था। उसने अपनी सारी भावनाओं को अपने दिल में ही कैद कर लिया था। देवांश कंस्ट्रक्शन अब पूरे देश में भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। उसने अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और ईमानदारी का ऐसा मेल किया कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। वो कभी भी बिल्डिंग के सामान की क्वालिटी से समझौता नहीं करता था, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। वो हमेशा कहता था कि मजबूत इमारत सिर्फ सीमेंट और सरिये से नहीं, बल्कि भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने के बाद भी उसकी सुबह रोज 4 बजे होती थी। वो योग और मेडिटेशन करता, सादा खाना खाता और मौका मिलते ही अपने मजदूरों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनता। उसके कर्मचारी उसे मालिक नहीं, परिवार का सदस्य मानते थे, क्योंकि वो उनके दुख को अपना दुख समझता था। उसकी आंखों में आज भी वही सादगी और अपनापन साफ दिखाई देता था। अपने माता पिता की याद में उसने एक बड़ा ट्रस्ट बनाया, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज का पूरा खर्च उठाता था। उसने कई ऐसे स्कूल खुलवाए जहां मजदूरों के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। वो नहीं चाहता था कि गरीबी किसी बच्चे के सपनों के बीच दीवार बन जाए। समाज सेवा में खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि तन्हाई का एहसास भी कम होने लगा। अब उसकी हर कामयाबी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। फिर भी रात को वो अक्सर अपनी बालकनी में अकेला बैठकर उसी चांद को देखता था जो कभी उसकी टूटी झोपड़ी की छत से दिखाई देता था। माधवी की याद जरूर आती थी, लेकिन अब उन यादों में ना गुस्सा था और ना शिकायत। उसने बहुत पहले ही उसे माफ कर दिया था। वो मान चुका था कि शायद उसी दर्द ने उसे इतना मजबूत बनाया और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन उसे खबर मिली कि त्रिलोचन, जिसने कभी उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, अब खुद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसकी कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे और उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ रही थी। ये सुनकर देवांश के चेहरे पर ना खुशी आई और ना दुख। उसने बस इतना सोचा कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जिंदगी में मिल जाता है। वो चाहता तो त्रिलोचन को और भी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन बदला लेना उसका मकसद कभी नहीं था। इस घटना के बाद उसने अपनी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर साफ कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। अब उसकी सोच किसी संत जैसी हो गई थी। वो सारी सुख सुविधाओं के बीच रहकर भी उनसे खुद को अलग रखता था। उसकी साख कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसके आलीशान बंगले में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वहां भी उसे अपनेपन की कमी महसूस होती थी। वीरेंद्र प्रताप को वो अपने पिता का दर्जा देता था और उनके जाने के बाद उसकी जिंदगी का अकेलापन और बढ़ गया था। वह अक्सर अनाथालयों में जाकर बच्चों के साथ समय बिताता, उनके साथ खेलता और उन्हें खिलौने बांटता। उन मासूम मुस्कानों में उसे वो खुशी मिलती थी जो करोड़ों की बिजनेस डील भी नहीं दे सकती थी। उसका दिल पहले से भी ज्यादा नरम हो चुका था। बिजनेस की दुनिया में लोग उसे लौह पुरुष कहते थे, क्योंकि वो कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी घबराता नहीं था। उसने कई डूबते हुए प्रोजेक्ट्स को संभाल कर उन्हें बड़ी कामयाबी दिलाई। फैसले लेने की उसकी क्षमता और दूर की सोच की हर कोई तारीफ करता था। नए बिजनेसमैन उसे अपना रोल मॉडल मानते थे, लेकिन देवांश आज भी खुद को वही साधारण मजदूर समझता था जिसने कभी धूल मिट्टी में खड़े होकर बड़े सपने देखने की हिम्मत की थी। एक शाम जब देवांश अपनी गाड़ी से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों पर पड़ी। उसने तुरंत कार रुकवाई और उनके पास पहुंच गया। उन्हें पसीने में लथपथ देखकर उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। बातचीत में जब उसे पता चला कि ठेकेदार उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दे रहा, तो उसने उसी समय साइट के मालिक से बात करके मजदूरों को उनका पूरा हक दिलवाया। उसकी यही इंसानियत और दूसरों का दर्द समझने की आदत उसे सबका चहेता बना चुकी थी। अब उसका बिजनेस सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं था। उसने सोलर एनर्जी और पर्यावरण से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था। वो चाहता था कि आने वाली पीढ़ियों को एक साफ और बेहतर दुनिया मिले। उसकी हर बिल्डिंग ऐसी टेक्नोलॉजी से बनती थी जिससे बिजली और पानी दोनों की बचत हो। वह हमेशा कहता था कि तरक्की का मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उसकी इसी सोच की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगी और उसे कई बड़े सम्मान मिले। देवांश की सफलता की कहानी अब पढ़ाई का हिस्सा बन चुकी थी।
वो अक्सर कॉलेजों में जाकर छात्रों का मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने का महत्व समझाता। वो कहता था, हार जाना बुरा नहीं, हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। उसके अनुभव और सादगी से छात्र बहुत प्रभावित होते थे और वो सच में युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। इतनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद उसका दिल अक्सर अपने पुराने शहर और उस बस्ती की तरफ खिंच जाता जहां उसने संघर्ष के दिन बिताए थे। उसे अपने पुराने दोस्तों की भी याद आती थी। उसने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की और जिनका पता चला उन्हें अपनी कंपनी में सम्मानजनक नौकरी दी। वो नहीं चाहता था कि कामयाबी उसे अपने लोगों से दूर कर दे। आज उसके पास कर्मचारियों और शुभचिंतकों का बड़ा परिवार था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर रखी एक खाली कुर्सी उसे हर दिन माधवी की कमी का एहसास करा देती थी। अब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसी विरासत छोड़ना था जिस पर पूरा देश गर्व कर सके। उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए निवेश किए, युवा इंजीनियरों को आगे बढ़ने का मौका दिया और उनकी प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए मंच तैयार किया। उसकी दूरदर्शिता और देश के लिए कुछ करने का जज्बा उसे सबसे अलग पहचान दिला चुका था। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। वह आज भी अपने छोटे छोटे काम खुद करता, क्योंकि उसे लगता था कि यही आदतें इंसान को जमीन से जोड़े रखती हैं। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब कोई भी हालात उसे डगमगा नहीं सकते थे। उसकी यही स्थिर सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बिल्कुल गहरे समंदर की तरह था जो ऊपर से शांत लेकिन भीतर से बेहद मजबूत था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। देवांश खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। हर बूंद उसे उन दिनों की याद दिला रही थी जब उसकी झोपड़ी की छत टपकती थी और वो पूरी रात बर्तन बदल बदल कर पानी रोकता रहता था। उसने मुस्कुराते हुए आंखों के कोने पोंछे, भगवान का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन महसूस किया कि उसने अपने हर दुख को ताकत में बदल दिया है। अब उसे किसी भौतिक सुख की चाह नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई के नाम कर दी थी। बिजनेस की दुनिया में लोग उसे रहस्यमयी इंसान मानते थे क्योंकि वो कम बोलता था और उसके काम की ही उसकी पहचान थी। उसने कभी अपनी कंपनी के प्रचार पर फालतू पैसा नहीं खर्च किया। वो चुपचाप सफलता हासिल करता और फिर अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता। अपने हौसले और ईमानदारी से उसने साबित कर दिया था कि अगर एक साधारण मजदूर ठान ले तो वो अपनी ही नहीं दूसरों की किस्मत भी बदल सकता है। उसका साम्राज्य अब इतना मजबूत हो चुका था कि उसे हिलाना आसान नहीं था। इसी बीच उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए विदेश जाना था, लेकिन उसके मन में अजीब सी हलचल थी। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी का एक नया और शायद आखिरी पड़ाव शुरू होने वाला है। उसने अपनी वसीयत तैयार करवाई और अपनी ज्यादातर संपत्ति लोगों की भलाई के लिए अलग कर दी। वो अपने अतीत को पूरी तरह समेटकर अब उस परम सत्य की तरफ बढ़ना चाहता था जिसे उसने संघर्ष के दिनों में महसूस किया था। उसकी जिंदगी अब अपने सबसे गौरवशाली मुकाम की ओर बढ़ रही थी। उधर त्रिलोचन का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। भ्रष्टाचार, शराब और जुए की लत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी शान और शौकत खत्म हो चुकी थी और बची हुई सारी संपत्ति भी कर्ज चुकाने में चली गई। वो अपनी हर नाकामी का दोष माधवी पर डालता, छोटी छोटी बात पर उसे मारता पीटता और मनहूस कहकर अपमानित करता था। दोनों अब एक छोटे से बदबूदार कमरे में रहने को मजबूर थे। जिस दौलत के लिए माधवी ने देवांश का साथ छोड़ा था, वही दौलत उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई थी। उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा था। चेहरे की चमक, आंखों का घमंड और अमीरी का रौब सब खत्म हो चुका था। अब वो पुराने फटे कपड़ों में उन्हीं सड़कों पर भटकती थी जहां कभी अपनी महंगी कार में निकला करती थी। उसे समझ आ गया था कि पैसा सिर्फ दिखावा देता है, असली सहारा सच्चा प्यार और सम्मान होता है। वो अक्सर अपनी पुरानी झोपड़ी और देवांश का प्यार याद करके फूट फूट कर रो पड़ती थी। माधवी सब कुछ चुपचाप सहती रही क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं था। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था और वो बस किसी जिंदा लाश की तरह दिन काट रही थी। एक सुबह घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा तो उसने काम ढूंढने का फैसला किया। वो उन्हीं गलियों में भटकती रही जहां कभी अपनी अमीरी का रौब दिखाया करती थी, लेकिन अब कोई उसे पहचानना भी नहीं चाहता था। लोग उसे भिखारी समझकर डांट देते और भगा देते। भूख ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था कि अब उसे अपनी इज्जत से ज्यादा एक वक्त की रोटी की चिंता थी। दुनिया की बेरहमी ने माधवी को यह समझा दिया था कि इस दुनिया में
सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो समय है। भटकते भटकते वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंची, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में देवांश कंस्ट्रक्शंस लिखा था। उसने नाम देखा तो उसे लगा कि ये कोई दूसरा देवांश होगा, क्योंकि उसका देवांश तो कभी एक साधारण मजदूर था। उसने सफाई के काम के लिए अप्लाई किया और उसे अंदर भेज दिया गया। इतना शानदार ऑफिस देखकर उसे अपने फटे हुए कपड़ों और बदहाल हालत पर शर्म आने लगी, लेकिन पेट की भूख के आगे उसका आत्मसम्मान भी हार गया। तभी देवांश अपने स्टाफ के साथ बाहर निकला। जैसे ही माधवी की नजर उस पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर देवांश को भी उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो उसके पास आया और धीरे से बोला, माधवी। इतना सुनते ही माधवी की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो वहीं बैठकर रोने लगी। देवांश ने बिना कोई तमाशा किए अपने स्टाफ से कहा कि इन्हें इज्जत के साथ मेरे कैबिन में ले जाइए और पहले खाना दीजिए। कैबिन में पहुंचकर माधवी फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और देवांश से माफी मांगते हुए बताया कि कैसे त्रिलोचन ने उसे धोखा देकर सड़क पर ला छोड़ा। देवांश चुपचाप उसकी पूरी बात सुनता रहा। उसके दिल में अब प्यार नहीं बचा था, सिर्फ इंसानियत और करुणा बाकी थी। जब माधवी ने कहा कि अब उसका जीने का मन नहीं करता, तब देवांश ने उसे समझाया कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित जान देकर नहीं बल्कि अच्छे काम करके होता है। उसने अपनी कंपनी के अनाथालय में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन साथ ही साफ कह दिया कि अब उनके रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। माधवी उसके पैर छूने लगी तो देवांश ने उसे रोक लिया और कहा कि अपनी इज्जत के साथ जीना सीखो। उसी शाम देवांश ने वीरेंद्र प्रताप की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का आखिरी बोझ भी उतर चुका है। दूसरी तरफ त्रिलोचन नशे की हालत में देवांश के ऑफिस पहुंच गया, लेकिन गार्डों ने उसे गेट पर ही रोक दिया और उसकी बेइज्जती पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। समय उसे पहले ही उसकी सजा दे चुका था, इसलिए देवांश ने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। माधवी ने अनाथालय में बच्चों की सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेवा और सच्चे पछतावे ने उसके मन को सुकून देना शुरू कर दिया। वो रोज मंदिर जाकर देवांश की खुशियों की दुआ मांगती, जबकि देवांश दूर से ही उसके काम की खबर लेता रहता, लेकिन फिर कभी उससे मिलने नहीं गया। दूसरी तरफ देवांश का बिजनेस लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचता गया और वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में लगाने लगा। एक बड़े दान समारोह में उसने सैकड़ों गरीब परिवारों को घर दिए। भीड़ में खड़ी माधवी उसे देख रही थी और उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि देवांश कभी बदला ही नहीं था, बदली तो सिर्फ दुनिया की नजर थी। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत उसे जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देवांश अपनी खिड़की के सामने खड़ा हल्की सी मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपने अतीत का हर बोझ पीछे छोड़ दिया है और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सुकून, सेवा और एक नई शुरुआत बाकी है। बरसों पहले देवांश एक साधारण मजदूर था, जिसके पास सिर्फ सपने और मेहनत थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो समझ चुका था कि असली सुकून त्याग और अच्छे कर्मों में है। उसने उम्मीद धाम बनाने का फैसला किया, जो बेघर बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय था। वो खुद साइट पर जाकर हर काम और सामान की क्वालिटी देखता था। उसे अपने पुराने दिन याद आते, जब वो दूसरों के लिए पत्थर तोड़ता था और आज इंसानियत के लिए एक मंदिर जैसा काम कर रहा था। माधवी के लिए उसके मन में अब कोई गुस्सा नहीं था। उसे पता चला कि वह अनाथालय में बच्चों की सेवा करके अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही है। देवांश ने उसे दिल से माफ कर दिया, लेकिन दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ वक्त, कुछ जख्म और अकेलेपन से ही भरते हैं। एक दिन उसे अस्पताल से त्रिलोचन का खत मिला, जिसमें उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी और बताया कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज में है। देवांश तुरंत उससे मिलने पहुंच गया। अस्पताल में त्रिलोचन ने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की तो देवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सब कर्मों का खेल है और अब उसे शांति से जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद त्रिलोचन की मौत हो गई। उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए देवांश ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। जलती चिता को देखकर उसे फिर एहसास हुआ कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। जब माधवी को यह सब पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ आ गया कि जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा दुख दिया, वही सबसे बड़ा इंसान निकला। उसके मन में अब सिर्फ देवांश के लिए सम्मान
और अपने किए का पछतावा था। इसके बाद देवांश ने 100 गरीब लड़कियों की शादी अपनी बेटियों की तरह कराई और उन्हें जरूरत का सारा सामान देकर सम्मान से विदा किया। उस दिन उसे लगा कि भगवान ने उसे सैकड़ों बेटियों का पिता बनने का सौभाग्य दे दिया है। वक्त बीतता गया, देवांश बूढ़ा हो गया और उसने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी एक ईमानदार युवा को सौंपने का फैसला किया। अपनी ज्यादातर संपत्ति उसने ट्रस्ट के नाम कर दी ताकि उसके समाज सेवा के काम कभी बंद ना हो, और खुद पहाड़ों की तलहटी में शांत जीवन बिताने का निश्चय किया। विदाई समारोह में उसने बस इतना कहा कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मंजिल सिर्फ सच और मेहनत से मिलती है। उसने अपनी पहली ईंट भी सबको दिखाई जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। पूरा हॉल भावुक हो गया। उधर माधवी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो हर सुबह मंदिर जाकर देवांश की खुशहाली की दुआ करती। अब वो समझ चुकी थी कि सच्चा प्यार किसी को पाने में नहीं बल्कि उसकी खुशी चाहने में होता है। उसका पछतावा पूरा हो चुका था और उसे यकीन था कि अगले जन्म में शायद उसे देवांश की सेवा करने का मौका मिल सके। देवांश अब हरिद्वार की एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा था। हर सुबह गंगा में स्नान करता, ध्यान लगाता और वहीं उसे वो सुकून मिला जो करोड़ों की दौलत भी नहीं दे पाई थी। अब पक्षियों की चहचहाहट और गंगा की बहती धारा ही उसकी दुनिया थी। उसने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी थी और एक साधारण सन्यासी बनकर मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ा था। उसने गरीबी का अपमान, पत्नी माधवी का धोखा और अपार सफलता का बोझ सब देखा, लेकिन हर अनुभव को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। अब उसके मन में ना किसी चीज का मोह था और ना ही मौत का डर। एक शाम सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और वो गंगा किनारे बैठा अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रहा था। उसे अपना संघर्ष, माधवी की विदाई और वीरेंद्र प्रताप का मुस्कुराता चेहरा सब याद आया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और मन में सिर्फ नमः शिवाय की गूंज थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसका सफर पूरा हो चुका है। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा पहले से कई ज्यादा शांत और उज्जवल थी। उसने इस दुनिया से जो पाया था सब यहीं छोड़ दिया। उसने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती और धोखा भी इंसान को टूटने के बजाय परमात्मा के करीब ले जा सकता है। आज लोग देवांश को श्रद्धा और प्रेरणा के साथ याद करते हैं। वो एक साधारण मजदूर से महान महात्मा बनने तक का सफर तय कर चुका था। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन पूरी दुनिया का सम्मान और प्यार पा लिया। उसने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया और खुद को हर बंधन से आजाद कर लिया। उसकी बनाई इमारतें चाहे एक दिन मिट जाएं, लेकिन उसके दिए हुए संस्कार और आदर्श हमेशा जिंदा रहेंगे। रात गहराने लगी, गंगा की लहरों पर तारों की परछाइयां चमकने लगीं। देवांश ने आखिरी बार गहरी सांस ली। उसके मन में कोई अधूरी इच्छा नहीं बची थी। उसने सब कुछ पा लिया था और सब कुछ दुनिया को लौटा दिया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अनंत प्रकाश में विलीन हो गई। देवांश की कहानी हमें यही सिखाएगी कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हालात सिर्फ परीक्षा लेते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सच, त्याग, सेवा, प्रेम, क्षमा और कर्म का रास्ता नहीं छोड़ता। यही देवांश की सबसे बड़ी सीख थी और वही उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म इंसान को सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि लालच और धोखा अंत में सिर्फ पछतावा देते हैं। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, जो इंसान सच, धैर्य और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ता, आखिर में जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के सभी पात्र, नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।